हेलो दोस्तों, मैं सतीश। टेक्निकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर। आज हम आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ, जो मुझे यहाँ प्रेजेंट करना है, इससे पहले मैं आदर व्यक्त करना चाहूँगा हमारी माननीय मैम श्वेता जैन, जिन्होंने इस ड्राफ्ट को तैयार किया। फिर मैं आभार व्यक्त करता हूँ परम पूजनीय सर संदीप शेखावत, सेंटर मैनेजर, जिनके द्वारा यह ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। और इसके साथ आदर व्यक्त करता हूँ इस सेंटर की ऑल फैकल्टी को, जो हमें मौका दिया अपनी बात रखने को। और धन्यवाद कहूँगा अपने साथीगणों का, जो अपना इतना कीमती समय देकर हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दरअसल 3 अलग अलग क्षेत्र हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत का बहुत बड़ा भूभाग धर्म के नाम पर अलग हो गया, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। पाकिस्तान के उस वक्त 2 हिस्से थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान साल 1971 में अलग होकर बांग्लादेश बना। आप यह तो जानते हैं कि विभाजन के समय कश्मीर पर पाकिस्तान कबायलों ने आक्रमण कर दिया और जम्मू और कश्मीर के एक भूभाग पर कब्जा कर लिया। इस आक्रमण के दौरान भारतीय सेना कब्जा मुक्ति अभियान चला रही थी, लेकिन बीच में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा युद्ध विराम के एक तरफा घोषणा के चलते नियंत्रण रेखा का जन्म हुआ। लेकिन तभी से जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र बन गया। तो आज के इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे कि कश्मीर का प्राचीन इतिहास क्या है, किन किन राजाओं ने इस राज्य पर कब कब शासन किया, और इसके अलावा कश्मीर, लद्दाख और जम्मू जो 3 अलग अलग भाग हैं, इस बारे में। और पाकिस्तान और चाइना जम्मू कश्मीर के जिन जिन भागों को हड़प लिया है उस बारे में भी, और जम्मू कश्मीर भी आज क्या स्थिति है, इन सभी मुद्दों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसके लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के प्राचीन इतिहास से। कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्यप सागर यानी कैपियन सागर और कश्मीर का नाम आया था। कैपियन सागर से लेकर कश्मीर तक ऋषि कश्यप कुल के लोगों का राज फैला हुआ था। कश्यप ऋषि का इतिहास प्राचीन माना जाता है, क्योंकि हाल ही में अक्रूर से प्राप्त हड़प्पाकालीन अवशेषों में मौर्य, कुषाण और गुप्तकालीन कलाकृतियों से जम्मू कश्मीर के प्राचीन इतिहास का पता चलता है कि कश्मीर की जमीन पर बहुत पहले ही मानवता के पैर पड़ चुके थे। कश्यप ऋषि कश्मीर के पहले राजा थे और उन्होंने अपने सपनों का राज बनाया था। राजतरंगिणी और नीलम पुराण के कथाओं के अनुसार कश्मीर की घाटी कभी बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार पहाड़ों के धंसने से झील का पानी बाहर निकल गया और इस तरह से कश्मीर में रहने लायक स्थान बने। पर राजतरंगिणी ग्रंथ में आज से 32 सालों पहले कश्मीर के प्राचीन राजवंशों और राजाओं के प्रारंभिक दस्तावेज हैं। उसके बाद ईसा पूर्व 3री शताब्दी में महाराज सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। बाद में यहाँ कनिष्क का अधिकार रहा और 6वीं शताब्दी के आरंभ में कश्मीर पर गौड़ों का अधिकार रहा और सन 530 में कश्मीर घाटी के एक स्वतंत्र राज्य रहा। इसके बाद उज्जैन साम्राज्य के राजाओं का अधिकार रहा और एक समय ऐसा था जब उज्जैन अखंड भारत की राजधानी हुआ करता था। उसके बाद विक्रमादित्य राजवंश पतन के बाद कश्मीर पर स्थानीय शासन राज करने लगे और वहाँ हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का मिश्रित रूप विस्तृत हुआ। कश्मीर में 6वीं शताब्दी में अपनी तरह का शैव दर्शन विकसित हुआ था, जिन शैव राजाओं में सबसे पहला और प्रमुख नाम मोहिर कुल का है, जो हुड़ वंश का था। हुड़ वंश के बाद गौनादित्य और कोरकोटा नाग वंश का शासन हुआ, जिसके बाद राजा ललितादित्य मुक्तबेड़ को कश्मीर के सबसे महान राजाओं में शामिल किया जाता है। कश्मीर के हिंदू राजाओं में ललितादित्य, जो सन 697 से सन 738 के बीच सबसे प्रसिद्ध राजा हुए, क्योंकि उस समय कश्मीर राजपुर में बंगाल तक, दक्षिण में कोनगढ़, उत्तर पश्चिम में तुर्कस्तान और उत्तर पूर्व में तिब्बत तक फैला हुआ था। उसके बाद कश्मीर में सन 855 में उत्पल वंश के अनंत वर्मन सत्ता में आए, जिनका शासनकाल कश्मीर के सुख और समृद्ध काल था। उसके 28वें शासनकाल में मंदिरों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ। इसी के साथ कश्मीर में साहित्यकारों और संस्कृत आशाओं की लंबी परंपरा की शुरुआत। सदी में भीमभट्ट, दामोदर गुप्त, 8वीं सदी में शेर स्वामी, रत्नाकर, वल्लभदेव, 9वीं सदी में मोहम्मद सायन, सोमादेव से लेकर 10वीं सदी के मिलन, जयद्रथ और 11वीं सदी के कलहन जैसे
संस्कृत के विद्वान कवियों और भाष्यकारों की एक लंबी परंपरा रही। लेकिन अवंती वर्मन की मृत्यु के बाद हिंदू राजाओं के पतन का काल शुरू हो गया था, क्योंकि राजा सहनदेव के समय मंगोल आक्रमणकार दुलोचान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। दुलोचान ने नगर और गांव को नष्ट कर दिया और हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया। बहुत सारे हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया गया और इस अवसर का फ़ायदा उठाकर तिब्बत से आया एक बौद्ध रेंचन ने इस्लाम कबूल करके अपने मित्र तथा सहनदेव के सेनापति रामचंद्र के बेटे कोटा रानी के सहयोग से कश्मीर की गद्दी पर अधिकार कर लिया। इस तरह रेंचन कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बना। उसके बाद शाह अमीर ने कश्मीर की गद्दी पर कब्जा कर लिया। इस तरह उसके वंशजों ने लंबे काल तक कश्मीर पर राज किया। शुरू में ये सुल्तान आयसनो रहे। अमादन से आय इस्लामीकरण शुरू हुआ, जिसमें शाह अमादन के बेटे मेहरमदानी के नेतृत्व में मंदिरों को तोड़ने और तलवार के दम पर इस्लामीकरण का दौर सिकंदर के बेटे अली शाह तक। लेकिन उसके बाद से सन 1420 से 1470 जैमुल आबिदीन बादशाह गद्दी पर बैठा। उसके बाद 16 अक्टूबर 1586 को मुगल के कासिम खान मील ने याकूब खान को हराकर कश्मीर पर मुगल सुल्तान को स्थापित किया। उसके बाद अगले 361 सालों तक घाटी पर मुगल, अफगान, सिख, डोगरे आदि का शासन रहा और मुगल शासन औरंगजेब और उनके बाद के शासनों ने हिंदुओं के साथ साथ यहाँ शिया मुसलमानों पर दमनकारी नीति अपनाई, जिसके चलते हजारों लोग मारे गए। लेकिन मुगल वंश के पतन के बाद साल 1752 और 53 में अहमद शाह आबदा के नेतृत्व में अफगानों ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। अफगानी मुसलमानों ने कश्मीर के झंडा पर भयंकर अत्याचार किए, उनके स्त्री और धन को खूब लूटा और अगले 65 सालों तक अफगानियों ने कश्मीर पर घाटी पर शासन किया। इस दौरान उनके अत्याचारों से दंग आकर एक कश्मीरी पंडित बीरबल धर ने सिख राजा रणजीत सिंह से मदद मांगी और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी खड़क सिंह के नेतृत्व में हरि सिंह नालवा सहित अपने सबसे काबिल सरदारों के 1000 की फौज रवाना की और अफगानी आजिम खान अपने भाई जब्बर खान के भरोसे कश्मीर को छोड़ काबुल भाग गया। इस तरह 15 जून 1819 को कश्मीर में सिख शासन की स्थापना हुई। महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू को पंजाब से मिला लिया और बाद में उन्होंने जम्मू को गुलाब सिंह को सौंप दिया। लेकिन साल 1839 में राजा रणजीत सिंह के मौत के साथ लाहौर का सिख साम्राज्य बिखरने लगा और अंग्रेजों के लिए यह अफगानिस्तान की खतरनाक सीमा पर नियंत्रण करने का मौका था। उसके साथ जम्मू के राजा गुलाब सिंह के लिए भी खुद को स्वतंत्र राज्य घोषित करने का मौका था। उसके बाद उत्तर में कश्मीर के महाराज की सत्ता काराकोरम पर्वत तक फैली हुई थी। उत्तर में अक्सई चिन और लद्दाख भी इस राज्य के अंतर्गत था। जाने इस इमेज में देखिए कि कश्मीर राज्य के अंतर्गत था और आज़ादी के समय तक जम्मू और कश्मीर पर इन्हीं का शासन था। इसके आखिरी राजा महाराजा हरि सिंह के भारत के इस उत्तरीय राज्य के 3 क्षेत्र हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय राजनेताओं ने इस क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति समझे बिना ही इसे एक राज्य घोषित कर दिया, क्योंकि ये तीनों ही क्षेत्र एक ही राजाओं के अधीन थे। राज्य के घोषित किए जाने के बाद इसका नाम जम्मू और कश्मीर रखा, जिसमें लद्दाख को जम्मू का हिस्सा माना गया। फिर उसके बाद जो हुआ वो आप सब तो जानते ही हैं कि बंटवारे के समय महाराजा हरि सिंह को जम्मू कश्मीर को एक अलग देश बनाना था। लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने भारतीय संक्रमण विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। वो भी तब जब रियासत पर कबायलों के रूप में पाकिस्तानी सेनाओं ने आक्रमण कर दिया और उसके काफ़ी हिस्से को कब्जा लिया। इस फोटो में देखिए, इस दौरान जो येलो कलर का एरिया है और जो हरे कलर का एरिया है ये पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया था। पर आक्रमण के दौरान जब भारतीय सेना इसके लिए कब्जा मुक्ति अभियान चला रही थी, तब बीच में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा युद्ध विराम के एक तरफा घोषणा के चलते नियंत्रण रेखा का जन्म हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी NOC, और तब से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र बना हुआ है। इसमें जो POP का एरिया है वो 13,297 स्क्वायर किलोमीटर का है और जो गिलगिट बाल्टिस्तान 72,971 स्क्वायर किलोमीटर का है। और पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसा ही किया साल 1962 की लड़ाई में। जो ये अक्साई चिन वाला एरिया है वो चाइना ने हड़प लिया। जो एरिया 32,244 स्क्वायर किलोमीटर का है
इस राज्य के 3 हिस्से भारत के पास हैं, जिसमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे। आज जम्मू में 10 जिले हैं: जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, डोडा, पुंछ, राजौरी, रियासी, रामबन, कसवार। जम्मू का कुल क्षेत्रफल 36,315 स्क्वायर किलोमीटर है। जैसा मैंने बताया कि इसमें 13,297 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान का कब्जा है, जिसमें भिम्बर, कोटली, मीरपुर, पुंछ हवेली, बाघ, सोदांती, मुजफ्फराबाद, हटिया और हवेली जिले पाकिस्तान के कब्जे में हैं, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। इसके बाद कश्मीर बाग के बारे में बात करते हैं। कश्मीर का टोटल एरिया 16,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसमें भी 10 ज़िले हैं: श्रीनगर, बड़गम, कुलगम, पुलवामा, अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामूला, शोपिया, गांदरबल और बांडीपुरा है, जहाँ पर सुन्नी, शिया, वहाबी और अहमदिया मुसलमानों के साथ गुज्जर, राजपूत और ब्राह्मण हिंदू रहते हैं। और आखिरी लद्दाख एक गुच्छा पठार है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा 3500 मीटर से ऊंचा है। यह हिमालय और काराकोरम श्रृंखला सिंधु घाटी में ऊपरी घाटी में फैला है, करीब 33,554 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। लद्दाख में रहने लायक जगह बहुत कम है, क्योंकि यहाँ हर ओर ऊंचे ऊंचे पथरी पहाड़ और मैदान हैं। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग की जनसंख्या मिलाकर 2,36,539 है। और 18वीं शताब्दी में लद्दाख और बाल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में शामिल किया गया था, लेकिन भारत के विभाजन के बाद बाल्टिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। लद्दाख के पूर्वी हिस्से के आसपास रहने वाले निवासी तिब्बतीय, बौद्ध और भारतीय हिंदू हैं, पर पश्चिम के कारगिल के आसपास के निवासी भारतीय शिया मुस्लिम हैं। वहाँ के तिब्बतीय यहाँ आके बस गए थे। लद्दाख को चाइना तिब्बत का हिस्सा मानता है, पर सिंधु नदी लद्दाख से निकलकर पाकिस्तान के कराची तक बहती है। प्राचीन काल में लद्दाख कई आम व्यापारिक रास्तों का प्रमुख केंद्र था। लद्दाख मध्य एशिया के कारोबार बड़ा गढ़ था। सिल्क रोड के एंड शाखा से होकर गुजरती थी। दूसरे मुल्कों के कारगिलों के साथ सैकड़ों ऊंट, घोड़े, खच्चर, रेशम लाए जाते थे, जबकि रंग मसाले आदि बेचे जाते थे। तिब्बत से भी यात पर पश्चिमी वगैरह लादकर लोग लेह तक आते थे। यहाँ ऐसे कश्मीर बेहतरीन शॉल बनाए जाते हैं। पर आज़ादी के बाद ऐसा लगता है कि इस राज्य को शांति क्या होती है इसका मतलब ही नहीं पता। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब आप जानते हैं। पर एक बहुत बड़ी दुखदाई घटना इस राज्य में घटी थी। साल 1989 में जम्मू कश्मीर राज्य में धर्म के नाम पर 20,000 निर्दोष लोगों की मौत को घाट उतार दिया, जिसमें कश्मीरी पंडित और सिख धर्म के लोग भी थे। उस दौरान 7 लाख हिंदू और सिख डिस्प्लेस हो चुके थे, जिनमें से कुछ लोग आज भी झिरनों के शिविरों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके बाद का इतिहास आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही है। कैसे रियासतों को पटेल द्वारा एक किया गया, किस प्रकार संविधान में कश्मीर के लिए 370 और 35(1) में विशेष दर्जा था, और साल 2019 में 370 कैसे हटाया गया, ये सब आप तो जानते ही हैं।